उनकी मांगों की राजनीति क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन फिर भी इस मुद्दे पर बोलूँगा ज़रूर। एक शिक्षक होने के नाते, एक ऐसा शिक्षक जो एक दूसरे शिक्षक को मृत्यु की तरफ जाते हुए देख रहा है, तो सबसे पहले तो मैं सोनम जी से ही बोलूँगा, समाज को, लद्दाख को, भारत को, पर्यावरण को, शिक्षा को आपकी आवश्यकता है। आप अपनी प्राण रक्षा करें। जो हुआ है उसमें दो घटनाएं शामिल हैं। पहली चीज ये हुई है कि व्यवस्था टूटी, पेपर लीक हो गया जो होना नहीं चाहिए था। लेकिन जो इस पूरी बात का दूसरा पहलू है, उसको आंदोलन, अनशन, इस्तीफा कोई भी संबोधित नहीं कर रहे हैं। उसकी बात न जंतर मंतर में हो रही है, न संसद में हो रही है। इस दूसरी बात की चर्चा कोई क्यों नहीं कर रहा है? मैं इस दूसरी बात की चर्चा करना चाहता हूँ, वो ज्यादा जरूरी है। आचार्य जी, आज देश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। नीट, यूजी पेपर लीक के आरोप, छात्रों की आत्महत्याओं और उसके बाद शुरू हुए प्रदर्शनों ने पूरे देश का ध्यान इस ओर खींचा है। जंतर मंतर पर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और सोनम वांगचुक भी जवाबदेही की मांग को लेकर अनशन पर बैठे हैं। क्या आप इसे केवल प्रशासनिक विफलता मानते हैं या यह हमारे शिक्षा तंत्र और समाज में किसी अधिक गहरे संकट का संकेत है? ये संकट का ही संकेत है और मामला गंभीर है। और चूंकि मामला गंभीर है, इसीलिए उसे गहराई से समझा जाना चाहिए। त्वरित प्रतिक्रिया देने का हमारा मन करता है कि इंस्टेंट रिएक्शन दे दिया, पर जब बात गंभीर होती है तो थोड़ा रुक कर विचार करके उसे गंभीरता से देखा जाना चाहिए। तो शुरू से शुरू करते हैं, हुआ क्या है। नीट का पेपर था, 22 लाख हम आवेदकों की, स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं। ये 22 लाख परिवार हैं। ये 22 लाख परिवार हैं और ये सिर्फ पेपर के एक दिन घट जाने वाली घटना नहीं है। इन स्टूडेंट्स ने, किसी ने 2 साल, किसी ने 4 साल, कुछ तो 5 साल वाले भी होते हैं, इतना समय लगाया था। इन्होंने खेल के मैदान छोड़े थे, इन्होंने अपना बचपन छोड़ा था, इन्होंने जीने का साधारण ढर्रा छोड़ा था, इन्होंने त्योहार उत्सव छोड़े थे और इन्होंने कहा था कि हम जान लगाएंगे और हम सफल होकर दिखाएंगे। सफलता का उनके लिए जो भी अर्थ रहा हो, उस पर हम बाद में आ जाएंगे। और इन्हें पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है। पेपर लीक हो गया है, ठीक है, प्रशासन उस पर कार्रवाई करता है, परीक्षा दोबारा ली जाती है और गिरफ्तारियां भी होती हैं। लेकिन जब ऐसा बार बार होता है, लगभग हर साल पेपर लीक की घटना घटती है, नीट का भी कोई पहली बार लीक नहीं हो रहा है, और अलग अलग परीक्षाएं हैं, उनमें अलग अलग तरह की गड़बड़ियां हर साल ही सामने आती रहती हैं, तो युवाओं का भरोसा टूट जाता है। वो कहते हैं हमारे ज्ञान की, श्रम की कोई कीमत नहीं है। वो कहते हैं चलेगी तो उसकी जो बेईमान है और जिसके पास पैसा है, जो जा करके व्यवस्था को खरीद सकता है। और ये निष्कर्ष उनके साथ किसी एक दिन नहीं रह जाता, किसी एक घटना में नहीं रह जाता, जिंदगी के किसी एक साल में नहीं रह जाता। वो इस निष्कर्ष को साथ ले करके आगे का अपना समूचा जीवन जीते हैं। अब सोचिए वो किस तरह के नागरिक बनेंगे। सच्चाई, ईमानदारी, ज्ञान, श्रम, कौशल, इनसे उनका भरोसा उठने लग जाता है। और पूरा का पूरा परिवार इससे प्रभावित होता है। उनके आसपास रिश्तों का जो पूरा तंत्र होता है वो इससे प्रभावित होता है, क्योंकि भारत में ऐसा होता है कि पूरे परिवार ने मिल करके एक छात्र या छात्रा से तैयारी कराई होती है। पूरे परिवार के सपनों का बोझ वो जो युवा है वो अपने कंधों पर ढो रहा होता है। तो सब इससे प्रभावित होते हैं और सब टूट जाते हैं। ये हमें समझना पड़ेगा कि चीज़ गंभीर है। टूट इस हद तक जाते हैं कि 5, 10 या शायद 15 आत्महत्याएं हुई हैं। और ये अभी हम हाल के महीनों की बात कर रहे हैं।
अगर आप इसमें जोड़ेंगे कि प्रतिवर्ष कितने छात्र आत्मघात कर लेते हैं, अलग अलग तरीके से खुद को नुकसान पहुंचा लेते हैं, तो आप पाएंगे कि आंकड़े उपलब्ध ही नहीं है, क्योंकि खुद को नुकसान पहुंचाने के न जाने कितने तरीके हो सकते हैं। और एक इंसान भीतर से टूट जा रहा है, दुनिया से, व्यवस्था से उसका भरोसा ही हट जा रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ा आत्मघात है। तो ये हाल है। युवाओं का आक्रोश हमें हर साल देखने को मिलता है। पिछले साल भी देखने को मिला था, पिछले से पिछले साल भी देखने को मिला था। मैंने उस पर बात लिखी थी, अभी इसी साल भी मैंने उस पर अपना एक कॉलम लिखा है अखबार में। पहले भी आप लोग आए थे और वीडियो भी आपने इसी तरीके से कहा था कि कुछ बोल दीजिए, मैंने इस पर बोला हुआ। पिछले साल की बात थी। ये हर साल हो रहा है और भरोसा इंसान का टूटता ही जा रहा है। थोड़ा बहुत वो प्रतिक्रिया करते हैं और फिर ढाक के तीन पात। इस साल लेकिन कुछ अलग हुआ है। इस साल एक भरोसे का आदमी सामने आया है, और मैं उस व्यक्ति को भरोसे का क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जितना मैं देख पा रहा हूं, एक इंसान होने के नाते, अंतर्यामी नहीं हूं, किसी के दिल में झांक करके नहीं देख सकता, लेकिन जितना उस व्यक्ति का ट्रैक रिकॉर्ड गवाही दे रहा है, वो एक गंभीर, सिंसियर व्यक्ति है। मैं बात कर रहा हूं सोनम वांगचुक जी की। उन्होंने एक ऐसी जगह पर जो समझिए एक सूखे रेगिस्तान जैसी है, सूखा ठंडा रेगिस्तान, वहाँ लोगों को सिखाया कि भाई पानी कैसे सहेजना है। जहाँ जो हमारी औपचारिक व्यवस्था है वो शिक्षा मुहैया ही नहीं करवा पा रही थी, वहाँ उन्होंने बच्चों को स्कूल तक पहुँचाया। ठीक है, उन्होंने अपनी जिंदगी के माध्यम से ये दिखाया कि शिक्षा रट्टा मारने का ही नाम नहीं है। शिक्षा का अर्थ सही जीवन जीना भी हो सकता है। और उनको अंतर्राष्ट्रीय सम्मान इत्यादि भी मिले हुए हैं। तो हमारे पास पर्याप्त कारण है ये मानने का कि ये व्यक्ति भरोसे के लायक हैं। अब वो अपनी कुछ मांगों को लेकर के अपना अनशन पर बैठ गए हैं। उनकी मांगों की राजनीति क्या है मैं नहीं जानता, राजनीति से मैं बहुत सरोकार रखता नहीं, लेकिन फिर भी इस मुद्दे पर बोलूंगा जरूर। एक शिक्षक होने के नाते, एक ऐसा शिक्षक जो एक दूसरे शिक्षक को मृत्यु की तरफ जाते हुए देख रहा है, बोलना जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहले तो मैं सोनम जी से ही बोलूंगा कि देखिए, भारत की ज़्यादा सेवा आप जीवित रहकर कर सकते हैं। आज 18 दिन हो गए आपके फास्ट को, अनशन को। आप इसको तोड़ें। समाज को, लद्दाख को, भारत को, पर्यावरण को, शिक्षा को आपकी आवश्यकता है। आप अपनी प्राण रक्षा करें। तो ये मेरा वांगचुक जी से आग्रह रहेगा। और क्योंकि वो बात करना चाह रहे हैं भारत सरकार से, तो भारत सरकार से भी मैं यही आग्रह करूंगा कि बात कीजिए, कृपया बात कीजिए। राजनीति का धर्म होता है लोकतंत्र, और इस धर्म के शील होते हैं संयम, सम्मान, संवाद, मर्यादा। तो बात करिए। बात करने में क्या हर्ज हो सकता है? बात करने में तो कोई नुकसान नहीं है। और लोकतंत्र को ये शोभा भी नहीं देता कि सरकार से सिर्फ बात करने के लिए एक समझदार और सम्माननीय नागरिक को अपने प्राणों को दांव पे लगाना पड़े। तो ये तो बात यहाँ तक हो गई जो आंदोलन चल रहा है। और आप लोग मीडिया से आए हैं, आप लोगों की शायद उम्मीद होगी कि मैं इतना ही बोल करके रुक जाऊंगा, क्योंकि आप लोग आंदोलन को और इस पूरे मुद्दे को इतनी ही दूर तक शायद देख भी पा रहे हैं। आपके सवाल में भी यही बात निहित थी कि ये आंदोलन चल रहा है, इसमें ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो इस पर कुछ बोल दीजिए। तो मैंने बोल दिया। लेकिन मैं समझता हूँ कि मैंने जो कुछ बोला है उसने मुद्दे को आधे से भी कम कवर करा है।
असली बात अभी कही जानी बाकी है। और असली बात क्या है? वापस आते हैं, हुआ क्या है? जो हुआ है उसमें दो घटनाएं शामिल हैं। पहली घटना के बारे में तो हम खूब चर्चा कर रहे हैं, पर जो दूसरी घटना है ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो छुपी हुई है। मैं दोनों घटनाएं आपके सामने लाता हूं। पहली चीज ये हुई है कि सिस्टम फेलियर हुई है, व्यवस्था टूटी है। भाई, तो शिक्षा व्यवस्था है, एक पेपर लीक हो गया जो होना नहीं चाहिए था। आपका जो टेस्टिंग सिस्टम है, जो प्रोसेसेस हैं, उनमें सीधे सीधे दरार सामने आई है, और वो दरार अभी की नहीं, वो बार बार सामने आ रही है। और उस दरार को लेकर के हम सभी कुपित भी हैं, और हम चाहते हैं कि उस दरार को भरा भी जाए। लेकिन जो इस पूरी बात का दूसरा पहलू है, उसको आंदोलन, अनशन, इस्तीफा कोई भी संबोधित नहीं कर रहे हैं। उसकी बात न जंतर मंतर में हो रही है, न संसद में हो रही है। मैं वो दूसरा पहलू आपके सामने लाना चाहता हूं, क्योंकि और कोई मुझे उस दूसरे पक्ष की बात करता दिखाई नहीं दे रहा है। पहली बात तो ये है कि पेपर लीक हो गया। अब दूसरी बात सुनिए। पेपर का लीक होना एक बच्चे की, एक छात्र, एक युवा की जिंदगी से ज्यादा कीमती कैसे हो गया? ऐसे कैसे हो गया कि 1 दर्जन से ज्यादा युवाओं ने, पढ़ने में आ रहा है अभी लोगों की रिपोर्ट्स में, अभी अपनी जान ले ली। और हर साल ऐसा होता है कि इन्हीं प्रतियोगी परीक्षाओं के दबाव में आकर के दर्जनों, यदि सैकड़ों नहीं तो कम से कम दर्जनों युवा अपनी जान ले लेते हैं। भाई, पेपर का लीक होना, मेरी बात को समझिए, पेपर का लीक होना एक बात है, और पेपर का लीक हो जाना, इतनी बड़ी बात बन जाना कि हमारे युवा उसके लिए अपनी जान देना शुरू कर दें, ये बिल्कुल दूसरी बात है। इस दूसरी बात की चर्चा कोई क्यों नहीं कर रहा है? मैं इस दूसरी बात की चर्चा करना चाहता हूं, वो ज्यादा जरूरी है। किसने हमारे युवाओं को ये सिखाया कि एक रैंक की कीमत उनकी जिंदगी से ज्यादा है? किसने उनको ये बताया कि उनकी पूरी जिंदगी इस बात से तय होनी है कि उन्होंने कोई कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया कि नहीं किया? किसने सिखाया? भाई, पेपर लीक हुआ है, इसमें तो हम ऐसे कह रहे हैं जैसे कोई बाहर घटना घटी हो, कि जैसे व्यवस्था में कोई दलाल बैठा था, उसने पेपर लीक कर दिया। पेपर ऐसे नहीं लीक होते, समझिए बात को। पेपर लीक तब होते हैं जब कोई लीक करने वाला हो और कोई उस लीक्ड पेपर को खरीदने के लिए भी तैयार हो, और खरीदने को सिर्फ तैयार ना हो, भारी पैसे देने को तैयार हो। और भारी पैसे तो दिए ही जाएंगे। जब 22 लाख कैंडिडेट्स हैं कुछ हजार सीटों के लिए, तो एक जबरदस्त भगदड़ मचती है, और इस भगदड़ में फिर दलाल तो पैदा होंगे ही ना। मैं जानना चाहता हूं कि इतने लाख जो हमारे बच्चे हैं, उनको क्यों हमने मजबूर किया हुआ है एक ही दिशा में जाने के लिए? ये मजबूरी कहां से आई? और जब वो पेपर इतनी बड़ी बात हो जाती है, तो अर्थशास्त्र का नियम है कि कई बार ऐसा भी होता है कि डिमांड क्रिएट्स सप्लाई। नहीं तो ये भी हो सकता था कि पेपर लीक कराने कोई मौजूद होता और ग्राहकों में ही बहुत ज्यादा उत्सुकता ना पाई जाती, तो ये इतना बड़ा कांड नहीं बनता। पर आज अगर आप देखें तो ये जो वक्तव्य है कि स्टूडेंट की जिंदगी एक रिजल्ट पर निर्भर करती है, ये वक्तव्य देने में कोचिंग सेंटर्स, टीचर्स, पेरेंट्स, खुद स्टूडेंट्स, जाहिर सी बात है, भ्रष्ट अधिकारी और दलाल, ये सब शामिल हैं। और सब एक ही बात कह रहे हैं, ये सब शामिल हैं। पूरा बाजार सजा हुआ है, बेचने वाले की ओर से भी और खरीदने वाले की ओर से भी। पेपर का लीक होना इस बाजार में घटी कोई दुर्घटना नहीं है। पेपर का लीक होना इस बाजार का एक प्रोडक्ट है, एक उत्पाद है।
एक बेचने को तैयार है, खरीदने को तैयार है, क्योंकि दोनों ने एक साझी बात मान ली है कि इस पेपर की कीमत बहुत बहुत ज्यादा है। अगर मेरे बच्चे को ये पेपर मिल गया, अगर उसने ये एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लिया, तो सारे सपने साकार हो जाएंगे, उसकी जिंदगी बन जाएगी। हम जाकर के दुनिया में कह पाएंगे कि देखो देखो देखो, मेरा बच्चा डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, कुछ और बन गया। इतने तरह के एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, और अगर मेरा बच्चा वो क्लियर नहीं कर पाया, तो वो दुनिया क्या घर की नजरों से, अभिभावकों की नजरों से भी गिर जाएगा। मैं जानना चाहता हूं, ये बाजार किसने सजाया? ये बाजार देखिए, उस दलाल ने नहीं सजाया है जिसने पेपर लीक कराया। ये बाजार किसी मंत्रालय ने भी नहीं सजाया है, हालांकि इसमें प्रतिभागी सब हैं, बाजार में मौजूद सब हैं, लेकिन ये मूल्य व्यवस्था, ये वैल्यू सिस्टम कि बच्चे सब कुछ छोड़ करके तू कई साल लगा दे अपनी जिंदगी की सिर्फ एक एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने में, ये वैल्यू सिस्टम तो घर पर बना है, ये रिश्तेदारों की मीटिंग्स में बना है, ये अभिभावकों की निगरानी में बना है। बच्चे पर ये जो दबाव बनाया गया है, ये दबाव किसने बनाया? मैं ये जानना चाह रहा हूं। मैं अभिभावकों से सवाल करना चाहता हूं, पेरेंट्स से। आपके घर एक बच्चा पैदा हुआ था, साधारण बच्चा, सुंदर बच्चा, प्रकृति का उपहार। आपने उसको एक एंट्रेंस एग्जाम प्रोजेक्ट कब बना दिया, ये बता तो दीजिए, और क्यों बना दिया? क्यों उसके ऊपर इतना प्रेशर डाल दिया? क्यों उस पेपर की इतनी ज्यादा वैल्यू कर दी कि पहली बात तो वो पेपर अब लाखों करोड़ों में बिके, और दूसरी बात, अगर वो बच्चा उस पेपर को क्लियर ना कर पाए तो वो जिंदगी भर के लिए इंफीरियॉरिटी में चला जाए। आपका बच्चा है, बच्चे से अगर आप प्यार करते होते तो आप बच्चे की सेल्फ वर्थ को किसी एग्जाम के एक पर्टिकुलर रिजल्ट से नहीं बांध देते। ये बात प्यार की नहीं होती है। और ये मेरा सवाल था पेरेंट्स से। इसी तरह से मैं टीचर से सवाल करना चाहता हूं। देखिए, ये जानी सी बात है कि दो तरह की शिक्षा होती है, एक वो जो आजीविका देती है और एक वो जो जीवन देती है। एक वो जो लाइवलीहुड देती है और एक वो जो लाइफ देती है। एक में नॉलेज आता है जो लाइवलीहुड के लिए जरूरी है, और एक में आत्मज्ञान आता है जो भीतरी तौर पर जीवित होने के लिए जरूरी है। आपने एजुकेशन को कैसे डिफाइन किया एज टीचर्स? कैसे डिफाइन किया? और टीचर्स में मैं स्कूल की टीचर्स की भी बात कर रहा हूं और जो कोचिंग की टीचर्स हैं उनकी भी बात कर रहा हूं। आपने तो स्टूडेंट के सामने एक दुनिया रख दी, एक कॉन्सेप्ट, एक मॉडल रख दिया कि तुम आजीविका वाली जो चीज है, जो रेस है, उसमें दौड़ करके आगे पहुंच जाओ तो तुम सक्सेसफुल कहलाओगे। ये आपने क्या किया है बच्चे के साथ? ये आपने क्या किया है? आपने उसको लाइवलीहुड अर्न करने का एक जरिया बना दिया बस। क्यों? क्योंकि उसमें आपके लिए भी तभी पैसा है। आपने एजुकेशन का मतलब ही बना दिया वोकेशनल एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब अब डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल नहीं रहा। एजुकेशन का मतलब तो अब यह भी है कि सप्रेशन ऑफ द इंडिविजुअल भी चलेगा, डेसिमेशन ऑफ द इंडिविजुअल भी चलेगा। इंडिविजुअल को, जो कि अभी हमारा स्टूडेंट है, यंगस्टर है, छात्र छात्रा है, उसको बर्बाद भी कर दो तो भी चलेगा, बस एंट्रेंस एग्जाम क्लियर होना चाहिए। आप टीचर्स हैं, ये आपने क्या किया है? मैं पूछना चाहता हूं, आपने क्या किया है? और जैसे पेरेंट्स से पूछा, जैसे टीचर से पूछा, वैसे ही अब मैं स्टूडेंट से पूछना चाहता हूं। हाँ, अच्छी बात है, आप मांग कर रहे हो, आप मांग कर रहे हो कि इंसाफ हो, आप मांग कर रहे हो कि निष्पक्ष एंट्रेंस एग्जाम हो, निष्पक्ष परीक्षा आपका अधिकार है और आपको न्याय मिलना चाहिए और आपको ये मांग करनी चाहिए। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप जिंदगी से जितनी मांगे कर रहे हो, उन मांगों के पीछे जो सपने हैं, वो सपने आपको दिए किसने? मैं जब कुछ मांगता हूं जिंदगी से तो उसके पीछे एक कल्पना होती है भविष्य की। मैं कहता हूं मुझे मेरा भविष्य इसी तरीके का चाहिए, इसलिए अब मुझे जिंदगी में ऐसे 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 कदम लेने ताकि मैं उस भविष्य तक पहुंच पाऊं। आपने अपने लिए भविष्य का जो मॉडल तैयार किया है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो आपको किसने दिया है? वो आपका अपना नहीं है और मेरे पास एक प्रमाण है इसका। अगर आपका अपना होता
तो एक एक सीट के पीछे 10,000 लोग नहीं भाग रहे होते। ऐसा कैसे हो सकता है कि 10,000 लोगों का एक ही कॉमन साझा सपना है? ऐसा कैसे हो सकता है? फिर इंडिविजुअलिटी का क्या मतलब हुआ? निश्चित रूप से अगर 10,000 लोग एक सीट के पीछे भाग रहे हैं तो इसका मतलब उनके मन में जो सपना है उनमें से किसी का भी नहीं है। वो एक इंपोर्टेड ड्रीम है, वो एक इंपोर्टेड कॉन्सेप्ट है, वो एक इम्प्लांटेड डिजायर है। आपके भीतर किसी ने एक डिजायर डाल दी। किसने डाल दी वो आप जानते ही हो। व्यवस्था ने डाल दी, परवरिश ने डाल दी, स्कूलिंग ने डाल दी, कोचिंग सेंटर्स ने डाल दी, मीडिया ने डाल दी। पूरा जिस तरीके का हमारा भोगवादी कल्चर है उसने ये सब बातें आपके मन में डाल दी। और आप सब कहते तो हो आप जेनजी हो, आप कहते तो हो वी लाइक टू बी यूनिक इंडिविजुअल्स। आप अगर सच में यूनिक इंडिविजुअल्स हो तो सब एक ही लेन में क्यों दौड़ रहे हो? ये मेरा अब स्टूडेंट से सवाल हुआ। आप बात समझ रहे हैं ना? देखिए जब तक हम समस्या की जड़ तक नहीं पहुंचेंगे तब तक ऐसी घटनाएं बार बार होती रहेंगी। हमें जो रूट कॉज है उसको भी एड्रेस करना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि सिस्टम में जो धांधली है, घोटाला है, उसके खिलाफ आंदोलन मत करो। जरूर करो, तुम्हें करना चाहिए। बाहर न्याय होना चाहिए पर भीतर बोध भी होना चाहिए। बाहर न्याय के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर भीतर अगर बोध नहीं होगा तो बाहर आप कितने भी परिवर्तन ले आ लें, आप पाएंगे कि कुछ हिला नहीं है। चीजें वैसी पुरानी की पुरानी है, बस चीजों ने अपने नाम, रूप, रंग, आकार और कपड़े बदल लिए हैं। चीजें वैसी पुरानी ही रह गई हैं। देखिए हम भारतीय हैं और भारत में संतों ने, ज्ञानियों ने न जाने कब से कहा हुआ है, माला फेरत जुग भया गया न मन का फेर, कर का मन का छाड़ दे मन का फेर। मतलब क्या इस बात का? उन्होंने कहा देखो बाहर जो तुम रोटेशन कर रहे हो, ये जो बाहर फेर रहे हो तुम, ये बाहर फेरने से मामला बहुत दूर तक नहीं जाएगा। कर का मन का मतलब हाथ में जो चीजें तुम्हारे हाथ की है, माने बाहर है, माने सिस्टम जो आप बदलना चाह रहे हो, सिस्टम आप बदल लो। सिस्टम अच्छे से अच्छा होना चाहिए निश्चित रूप से, लेकिन याद रखो कि सिस्टम बनाने वाले हम ही हैं। अगर हम भीतर से गड़बड़ लोग हैं और हमने बाहर एक अच्छा सिस्टम बना भी लिया तो हम मालूम है क्या करेंगे? हम दिन में अच्छा सिस्टम बनाएंगे और रात में खुद ही अपने ही बनाए अच्छे सिस्टम के चोर दरवाजों से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि हम ही ने तो बनाया है। हम ही बनाने वाले, हम ही तोड़ने वाले। हम अगर भीतर से नहीं बदल रहे तो फिर सिस्टमिक चेंज भी ला करके बहुत लाभ होना नहीं है। तो तीन बातें मेरी सोनम जी के लिए। कृपया अपनी जिंदगी को मूल्य दें, कृपया अपना अनशन तोड़ें। आपका जीवन भारत के लिए कीमती है। भारत की आप ज्यादा अच्छी सेवा कर पाएंगे जीवित रह करके। सरकार से मेरा आग्रह, कृपया बातचीत करें। बातचीत तो सज्जनता की निशानी होती है। संवाद तो शील का द्योतक होता है। कृपया बातचीत करें। और भारत से मेरा सवाल, आखिरी बात, भारत से मेरी कोई अपील नहीं, कोई आग्रह नहीं, भारत के लिए मेरे पास सवाल है। ऐसा कैसे हो जाता है कि जब भी कोई भी घटना घटती है तो हमें उसका बस बाहरी पक्ष ही दिखाई देता है? उस घटना की जड़, उस घटना का अंदरूनी कारण हमें कभी नहीं दिखाई देता। हम बहुत उत्सुक रहते हैं कि उंगली बाहर की ओर दिखा दे और कहते हैं वो जिम्मेदार है, वो जिम्मेदार है, वो जिम्मेदार है। और मैं बिल्कुल मान रहा हूं कि बाहर वाले भी जिम्मेदार होते हैं, पर जितनी जिम्मेदारी बाहर वाले की है, क्या हम ईमानदारी से मानना चाहेंगे कि उतनी ही जिम्मेदारी भीतर वाले की है? भीतर वाले को अहंकार कहते हैं और उसको रास्ते पर लाने की जो विधि होती है उसको बोलते हैं आत्मज्ञान।
हमें एजुकेशन चाहिए, पर सिर्फ वोकेशनल एजुकेशन नहीं, प्रोफेशनल एजुकेशन नहीं, हमें मास एजुकेशन ऑफ द सेल्फ चाहिए। और अगर हम उससे बचते रहेंगे तो इस तरीके के कांड बार बार होते रहेंगे, हमारे होनहारों की, हमारे बच्चों की, हमारे छात्रों की जानें जाती रहेंगी, कभी इस कारण से कभी उस कारण से। हाँ, कारण बदलते रहेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि पिछले कारण का हमने उपचार कर दिया था, इस बार नया कारण है। नहीं, वो कारण नया नहीं होगा, वो पिछला ही कारण होगा जो नए रूप में आ गया होगा। तो बाहर आप न्याय पाने के लिए और व्यवस्था को बदलने के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं, कृपया उसको करते रहें। अच्छी से अच्छी व्यवस्था का होना, न्याय संगत व्यवस्था का होना हर छात्र का, हर नागरिक का अधिकार है। आप उस अधिकार के लिए संघर्षरत हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस प्रक्रिया में जो असली चीज है और ज्यादा गहरी बात है उसको भूल मत जाइएगा। वो गहरी बात यह है कि इंसान जब तक भीतर से बेईमान है, व्यवस्था ईमानदार नहीं हो सकती। आप भीतरी तौर पर बेईमान एक जनसंख्या के लिए एक बाहरी ईमानदार व्यवस्था खड़ी नहीं कर सकते, क्योंकि व्यवस्था खड़ी भी की जा रही है अधिकांशतः बेईमान लोगों द्वारा। वो उस ईमानदार व्यवस्था को चलने ही नहीं देंगे, वो उस ईमानदार व्यवस्था में कहीं ना कहीं सुराख और दरार खोज निकालेंगे। हमारी व्यवस्था हम ही ने बनाई, ये लोकतंत्र है भाई। अगर हम भीतर से नहीं बदल रहे तो हमारी बनाई व्यवस्था कितनी ईमानदारी की हो सकती है। इतना ही कहूँगा। और मैं चाहूँगा कि ये जो घटना घट रही है, इसमें हम जितने अच्छे बाहरी बदलाव ला सकते हैं लाएं, और भीतर हमारे जो बैठा हुआ है, जो बाहरी बदलाव तो लाना चाहता है पर स्वयं को नहीं बदलना चाहता, हम उसको भी ईमानदारी से देखें। शायद ये देखना ही पर्याप्त होगा उसको बदलने के लिए।